RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कक्षा 12 इस चैप्टर के हम आपको अभ्यास के प्रश्न समझा रहे हैं, जिसमें हमने पहले 9 प्रश्न आपके सामने एनसीईआरटी बुक के प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यौगिकों की तत्वों की पहचान करनी है, उस यौगिक का पदार्थ की पहचान करनी है जिसके बारे में जानकारी पूछी गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और न केवल 12th लेवल में बल्कि आगे कंपटीशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न के 2.10 में इसमें कहा गया है कि एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C9H10O है 2,4-DNP उत्पन्न बनाता है, टोलन अभिकर्मक को अपचयित करता है तथा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर वह 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यौगिक को पहचानिए, यानी इस यौगिक जिसका अणुसूत्र ये आपको दिया हुआ है C9H10O, इसकी पहचान करनी है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र दे दिया C9H10O, ये फॉर्मूला दे दिया गया। इसमें कहा गया है कि ये आपका 2,4-DNP जो डेरिवेटिव्स है उस टेस्ट को देता है, इसके व्युत्पन्न को देता है। अब उसके पश्चात एक और बात कही है कि ये पदार्थ टोलन अभिकर्मक को भी दे देता है, उसके साथ जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को भी प्रदर्शित करता है। तीसरी बात कही है कि ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया, हमको 3 बातें अभी तक इसके बारे में पता चल गई। अब एक पॉइंट और दिया है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए, तो ऑक्सीकरण करने पर ये देता है 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यहाँ पर हमें केवल एक यौगिक के नाम का पता चला है और दूसरे का केवल अणुसूत्र पता है, और फिर कहा है कि इस यौगिक को पहचानिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया भी था कि अगर किसी यौगिक का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 O हो, एक ऑक्सीजन हो, और इस फॉर्मूले को वो वेरीफाई करता हो, तो वो या तो एल्कोहल होगा या फिर वो ईथर होगा। अगर वो फॉलो करता है CnH2n को और उसमें एक ऑक्सीजन हो, तो वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर N की बात अगर देखें तो C9 है। एक बात यहाँ पर दे दी कि ये बेंजीन का यौगिक है, तो बेंजीन में आप C6H6 तो अलग से निकाल सकते हो। एक्चुअल में जब बेंजीन रिंग को निकाला जाता है तो उसके बाद में हमें देखना है कि क्या बचेगा। रिंग में से जब भी प्रतिस्थापित होंगे तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं, कार्बन कभी प्रतिस्थापित नहीं होते। तो इस C9H10O में एक ऑक्सीजन है, तो ये एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें से C6 निकाल दीजिए। हाइड्रोजन अगर हम देखें तो कम से कम C6H5 आता है, फेनिल समूह, C6H4 आ सकता है, फेनिलीन समूह। तो यहाँ पर हम 5 हाइड्रोजन को अगर हटा दें तो C6H5 हमारा अलग निकल गया। अब बाकी जो बचा उसको देखिए, कितने कार्बन बच गए आपके? 3 तो बच गए कार्बन, C3। 5 निकलने के बाद हाइड्रोजन, 5 आपके हाइड्रोजन बच गए, C5, और एक बच गया O, एक बच गया आपका O। तो इस प्रकार से अब यहाँ अगर देखें तो N बराबर हमने रखा 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पर N बराबर 3 के लिए 8 के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ देखें तो 3 के लिए 6 के इक्वल होना चाहिए था। हाइड्रोजन की संख्या बता रहा हूं मैं आपको, अगर हमने N बराबर 3 रखा तो यहाँ हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 और 2 8। दूसरे में रखेंगे तो C3H6, किसके आसपास है हमारा ये?
8 के या 6 के, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 6 के आसपास है। तो इसलिए जो ये संभावित यौगिक है हमारा, ये या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। संभावित यौगिक में हमने पता लगा लिया। अब इस संभावित यौगिक का पता लगाने के बाद हमें तो एक्चुअल यौगिक पहचानना है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, जो हमें एक यौगिक दिया हुआ है 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार इसकी संरचना बनाकर देख लीजिए। तो बेंजीन C6H6 होता है एक्चुअल बेंजीन। अब हमने ये बना दिया, इसमें हर एक जगह कार्बन और हाइड्रोजन अभी जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद इसमें कहा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहले और दूसरे पोजीशन पर 2 जगह COOH आया हुआ है। ये यौगिक ऑक्सीकरण करने के पश्चात बना है। तो इस यौगिक की पहचान अब हम अगर करके देखें तो ये यौगिक बन गया आपका बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये यौगिक जो बना है ऑक्सीकरण के बाद बना है किस यौगिक से, जो C9H10O है। तो C9H10 में पहले हम यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लें। हमारा ये C6H5 अभी तक आ चुका, फिलहाल ये C6H6 आ चुका वैसे, लेकिन हम यहाँ पर एक जगह तो कुछ न कुछ जोड़ेंगे ही, जाहिर सी बात है। अब जो हमें रीजन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2,4 DNP टेस्ट, इसका मतलब है कि ये कार्बोनिल यौगिक है, इसमें C डबल बॉन्ड O समूह है। दूसरा इसके अंदर दिया हुआ है कि ये टॉलन अभिकर्मक को रिड्यूस कर देता है, टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, तो जाहिर सी बात है ये एक एल्डिहाइड है, यानी इसके अंदर CHO समूह उपस्थित है। कौन सा समूह उपस्थित है? CHO समूह इसके अंदर उपस्थित है। अब तीसरी बात इसमें और दी हुई है कि कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में केवल वे ही एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते। अब यहां से इस C3H5O में अगर हम कार्बन को लेकर चलें तो हमने यहां एक तो CHO समूह बना दिया, CHO समूह बन गया, तो यहां CHO से जुड़ा हुआ कार्बन आपका अगला कार्बन एल्फा होगा साइक्लिक रिंग के अलावा सीधी संरचना में। तो जाहिर सी बात है ये जब एल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, इसका मतलब एल्फा कार्बन उसमें नहीं पाया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ 2 जगह आपका COOH समूह उपस्थित है, तो इन दोनों जगह कोई समूह अलग उपस्थित होगा। CHO का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो COOH आपका समूह उपस्थित हो जाता है, तो एक जगह हमने लगा दिया CHO। अब C एक कार्बन निकल गया, कितने कार्बन रह गए? 2 तो रह गए आपके कार्बन। जो 5 आपके हाइड्रोजन थे उन 5 में से एक रह गया, अब रह गया आपका H4 आपका बच गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां इस पोजीशन पर एक CH2 हमने जब लगाया तो हम यहां पर C6H5 लेकर चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह जब हमने CH2 जोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहां हटा हुआ था पहले C6H5, एक हाइड्रोजन अब यहां से हटेगा तो ये हमारे C2H5 हो चुके। ये बात आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखिए ये अगर हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा C6H6, लेकिन यहां पर हर जगह आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको बदलते हैं C6H5 के रूप में तो एक जगह से हाइड्रोजन हट जाएगा और बाकी सभी जगह आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे। अगर हम दूसरी जगह से भी हाइड्रोजन हटाएं, ये C6H5 बना, तो फिर कुछ इस प्रकार की संरचना हमारी हो जाएगी कि 2 जगह से हमने हाइड्रोजन हटा दिए और बाकी जगह हमारे हाइड्रोजन जुड़े रहे। तो ये जो 2 जगह के हाइड्रोजन हटे, अब इन टोटल हाइड्रोजन को हटाया गया है। जो आपका C6H5 था अब वो C6H4 हो चुका, यानी एक हाइड्रोजन और लेंगे। जैसे हमारा C9H10O था, हमने जब C6H5 लिखा तो फिर ये हो गया हमारा C3H5O, C3H5O हो गया इस C9H10 का हमने इस प्रकार। लेकिन जब हम इसको C6H4 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C3H6O, जिसमें से हमने CHO अलग निकाल दिया, ये C6H4 अलग हो गया। अब इस बचे हुए समूह में से हमने CHO निकाल दिया और CHO निकालने के बाद 2 तो हमारे बच गए कार्बन, एक कार्बन ये रहा
3 थे 2, हाइड्रोजन थे हमारे 6, तो एक हाइड्रोजन के निकलने के पश्चात 5 हाइड्रोजन यानी C2H5 हमारा यहाँ बच गया। अब इस CHO और इस C2H5 को हमें इस रिंग पर जोड़ना है, एक जगह CHO एक जगह C2H5। तो इस प्रकार करने से हमारा यौगिक बन जाएगा CH3 के रूप में, इसको लिख सकते हैं CHO और C2H5 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब एक बार फिर से हम इन सभी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं, क्या ये देगा। CHO समूह होने के कारण, कार्बोनिल समूह होने के कारण ये 2,4-DNP टेस्ट जरूर देगा, 100% देगा। एल्डिहाइड और कीटोन ही इस अभिक्रिया को देते हैं। दूसरा कहा है कि ये टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो इसका मतलब है इसमें कार्बोनिल समूह कीटोनिक न होकर एल्डिहाइडिक समूह है, यानी CHO समूह है इसमें। फिर कहा है कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो कैनिजारो अभिक्रिया के लिए CHO के जस्ट बाद में आपका कार्बन उपस्थित होता है, वो अल्फा कार्बन होता है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है तो यानी अल्फा कार्बन भी इसमें अनुपस्थित रखेंगे। और फिर कहा है कि इसका ऑक्सीकरण करने पर अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे आसानी से CHO समूह COOH समूह में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये CH2 CH3 जो है यहाँ पर ये बेंजिलिक कार्बन, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक बताया कि केवल बेंजिलिक कार्बन ही COOH समूह में परिवर्तित होता है। इस दूसरे कार्बन पर कोई प्रभाव, जो पासर श्रृंखला आ जाती है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से इस पदार्थ का ऑक्सीकरण करने पर हमें ये यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो एक्चुअल में अब ये हमारा यौगिक क्या है, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, काउंटिंग कर दीजिए। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन आपके रिंग में हो गए। तो उसके पश्चात अगर हम देखें तो दूसरे पोजीशन पर आपका इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, और बाकी बचा हुआ समूह बेंजल्डिहाइड। अब अगर हम इस संरचना को देखें केवल तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम इस यौगिक की अन्य यौगिकों की भी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी कुछ आपका इसी प्रकार का है। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8H16O2 है को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक एल्कोहल ग प्राप्त हुई। ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न हो जाता है। ग निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1ईन देता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक साधारण फॉर्मूला दिया है C8H16O2। अब इसके बारे में हम कुछ पहचान करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर CnH2n + 2 × 1 O हो तो वो आपका एल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा। अगर CnH2n × O हो तो वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा जब एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हमारे पास CnH2n के साथ 2 ऑक्सीजन हो जाएं तो वो या तो हमारा एस्टर होगा और या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इन जनरल फॉर्मूले के द्वारा आप सामान्यतः क्वेश्चन को देखते ही, शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं ना, उसके द्वारा देखते ही आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा यौगिक है। बाकी तो हम इनकी अभिक्रियाओं के द्वारा पता लगाते हैं, लेकिन सूत्र को देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि यह या तो एस्टर है या फिर ये यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब बाकी अभिक्रियाओं को देखते हैं। अब इसमें कहा है कि ये यौगिक डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जल अपघटित हो जाता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसमें घुल जाते हैं, अभिक्रिया नहीं करते, जबकि एस्टर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हमने एक उम्मीद लगा दी कि यह यौगिक हमारा एस्टर है। एक बात तो हमें पता चल गई, जैसे इस यौगिक का नाम दिया गया था A, फिर उसमें कहा कि जो अगला यौगिक आता है इस एस्टर के द्वारा जल अपघटन करने पर, वो एक तो हमारा एल्कोहल होता है और एक हमारा एसिड होता है। तो इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं कि एसिड तो बनता है B
और एल्कोहल बनता है C। A, B और C 3 यौगिक हमारी आ गई। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अगर इस C का यानी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें क्रोमिक अम्ल के द्वारा तो फिर भी प्राप्त हो जाता है। यह आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमें पहले एल्डिहाइड और फिर एसिड प्राप्त हो जाते हैं और समान कार्बन के प्राप्त होंगे। तो एक बात यहां से हमें पता चल जाएगी कि C और B में दोनों में समान संख्या में कार्बन है। मान के चलिए इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होंगे। अब 2 और 2 मिलाकर हो गए 4, तो यहां पर आपके 4 होंगे। अभी वैसे विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे आगे लेकर चल रहे हैं। अब फिर कहा है कि एल्कोहल C का अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन यानी जल निकाल दें, तो इसमें से ब्यूटीन बनती है, ब्यूट 1इन बनेगी। और ब्यूट 1इन का मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें 4 कार्बन है। हमें पता चल गया 4 कार्बन इसके अंदर हैं, 4 ही कार्बन इसमें हैं, 4 ही कार्बन इसमें हैं, तो इसमें आपके 8 कार्बन जो कि दिया हुआ है। समझ में आ गई? तो आइए अब इस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि इनकी पहचान अब हम कैसे करेंगे। तो इसके पश्चात अब हम एक बात की जानकारी हो गई कि 4 कार्बन यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास ये ब्यूट 1इन आ गया। इसमें से हमने जल निकाला था, तो अगर हम इसमें जल को जोड़ दें तो जल को जोड़ने पर हमारा यौगिक बन जाएगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3OH। इस प्रकार से ये हमारा यौगिक बन जाएगा। अब यहां 2 कंडीशन है हमारी, ये आपका दूसरे कार्बन पर भी हो सकता है और ये CH3 CH2 CH2 CH2OH ये पहले कार्बन पर भी आपका हो सकता है। क्योंकि अगर मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार देखें तो ये जुड़ेगा तो इस कार्बन पर, लेकिन क्या पता ये पहले कार्बन पर हो, तब भी तो यही यौगिक बनेगा जल निकलने के पश्चात। तो हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल ही आपका एस्टर का निर्माण सामान्य तौर पर करता है। तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। अब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH2OH का ऑक्सीकरण करने पर CH3 CH2 CH2 COOH प्राप्त हो जाता है। ये B और C दोनों हमारे मिल गए। एसिड तो हमारा था B और ये था C, और B और C की अभिक्रिया से हमें A प्राप्त होता है। यानी जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो एक एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है कि अम्ल और एल्कोहल परस्पर मिलकर अम्ल का निर्माण एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो इसका HOH जो निकलेगा वो निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और एक और CH2 के साथ यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CO यहाँ पर आ जाएगा COO, और फिर उसके बाद इसको जोड़ देंगे CH2 और CH3। पहले एसिड लिखा फिर एल्कोहल लिख दिया, तो जो आपका फाइनल यौगिक बना वो ये होगा। इसमें 4 कार्बन एक तरफ हैं, 4 कार्बन एक तरफ हैं। पहले इसका नाम लिखेंगे यानी ये हो जाएगा ब्यूटिल, और फिर इस 4 कार्बन का नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, और एस्टर का नाम करने के लिए हम O8 उसके अंदर जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया यौगिक A। यौगिक B का अगर हम नाम देखेंगे तो 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन पर हमारा बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ये यौगिक हो गया हमारा B। और इसी प्रकार से ब्यूटेनोल जो है हमारा वो हो जाएगा यौगिक C। तो तीनों यौगिकों की पहचान हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन दोनों को विस्तार पूर्वक समझाया है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इस प्रकार से यौगिकों की पहचान करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। एक बात का ध्यान रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूले बताए हैं इनका प्रयोग जरूर करें, ताकि क्वेश्चन को एक नज़र में देखते ही आपको पता चल जाए कि ये कौन सा यौगिक है। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।